वो गाना नहीं सुनाऊंगा मैं, वो रिकॉर्डिंग अरे यार ये क्या बात है। तो मैं नहीं, मैं उसकी वजह मुझे याद ही नहीं है वो लाइन। वो कुछ ऐसे था, लिखा खत सिकंदर ने कन्नौज को कि राजा तू हाजिर मेरे दौर हो, ऐसे कुछ था। और वो ढम 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 वो पूरा एक दम के साथ मुझे फौरन भगदड़ मची के आ रही गुलाम सलीम को। मैं लाइट जा रही, मैजिक आर में शूट कर रहे हैं, इरफान मेरे साथ खड़ा हुआ था और मैं आया तो मैं भागता दौड़ता पगड़ी संभालता हुआ वहां पहुंचा और यहाँ मैंने कहा ओके स्टार्ट। और वो फिल्म पे शूट कर रहे थे, साउंड ये वो, फॉर्चुनेटली वो सिंक मेरा करेक्ट आया और वो एक टेक में हो गया। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे काम इतने कैजुअली उस वक्त हो रहे थे कि अब व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि हो ही गया हम सबसे वो बड़ा काम उस वक्त। और इन बड़े लोगों की बात थी कि उनके कॉन्फिडेंस की वजह से हम सब भी निकल गए, वरना तो आदमी सोचता रह जाएगा कि यार इतना ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मगर मैं उस वक्त मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग, थिएटर की ट्रेनिंग बड़ी काम आई, क्योंकि भारतीय खोज में हमने जितना थिएटर इस्तेमाल कर सकते थे हमने अपनी तरह से किया था। सेम वाज विद गालिब, मैं गालिब का भी जिक्र कर रहा था। गालिब की भी टीम मैं आपको बताऊं, उसमें मनमोहन सिंह सिनेमेटोग्राफर थे जो जिन्होंने चांदनी, लम्हे, डर, दिलवाले दुल्हनिया, लेकिन मार्च जैसी फिल्में की। ही वाज अ फैंटास्टिक कैमरामैन। सेम वाज अपना नरिंदर सिंह साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग साउंड रिकॉर्डिस्ट। नसीर साहब थे उसमें, गुप्ता जी आए थे क्लोन करने, वाछानी साहब थे। और नसीर साहब को तो कुछ 3 महीने बाद पता चला मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। तब तक एक दिन सेट पे ऐसे यूसुफ खुर्रम शूट करने आया, तो यूसुफ से और हम बात कर रहे थे, तो यूसुफ और मुझे बात करते हुए नसीर भाई ने देखा, अच्छा तुम जानते हो? हाँ भाई तो मेरे बैचमेट है। वो कहाँ से? NSD से। तो नसीर भाई ने मुझे ऐसा उस वक्त धप्पा मारा था, मुझे याद है कि उनको लगा इतनी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं इतने दिनों तक उनसे छिपाया रहा। 12 तो वो बड़ी अच्छी टीम थी। तो शुरू के 3-4 प्रोजेक्ट्स में जिन धाकड़ लोगों के साथ काम कर लिया, राजन कोठारी कैमरामैन थे चाणक्य, शर्मा जी बाद में, तो ये सारे लोगों के साथ काम करके नितिन फिर बाद में हमारे सामने पहला उसका बड़ा काम चाणक्य का सेट था, नितिन देसाई का, तो आज इंडिया के बहुत बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर्स में माना जाता है। सो ये सारे लोगों के साथ काम करके बड़ा मजा आया और बहुत कुछ सीखा। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट फिर मुझे लगा कि अभी बहुत हो गया कॉस्ट्यूमिंग, बहुत हो गया डिजाइन, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन में ऑलमोस्ट वापस आने के मूड में था, छोड़ छाड़ के। मगर तब ये हुआ कि नहीं, गुलजार साहब ने कहा नहीं हैंग ऑन, ये जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा, क्यों छोड़। और फिर उन्होंने कहा मेरे साथ काम करो, तो फिर मैं उनके साथ जुड़ा और उनकी 2 फिल्मों में और टेलीविजन के किरदार में, और उसमें तो चीफ असिस्टेंट रहा, एसोसिएट डायरेक्टर रहा जैसी फिल्म में। फिर फिजा, फिर वो टेलीविजन में इंडिपेंडेंट काफी सारे शोज डायरेक्ट किए, रिश्ते जैसे एपिसोड्स किए, काफी टेलीविजन सीरियल डायरेक्ट किए। मगर फिर वह तब तक टेलीविजन का रूप बिल्कुल बिगड़ चुका था और ये बात तय हो गई थी कि डायरेक्टर का कंट्रोल में अब कुछ रहने वाला नहीं है टीवी। और वो फाइनली हुआ। मतलब आज आदमी अपना शूटिंग करके दे देता और उसका काम खत्म हो जाता। फाइनली कैसे जाएगा उसको उस डायरेक्टर का कुछ लेना देना नहीं होता जो उसको शूट कर रहा होता। अब ये व्यवस्था बनी है, इसको अच्छे बुरे के उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मगर ये व्यवस्था है। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है। मगर जो एक क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए होता है, जो बात आप अपनी तरह से कह रहे हैं और आप अपनी तरह से कहना चाहते हैं और आप अपनी तरह से उसको नुआंस करना चाहते हैं। मैं जब नुआंस की बात कर रहा हूँ तो चिल्ला के कह रहे हैं आप, कि आप धीमे कह रहे हैं, जोर देकर बात कह रहे हैं, बात एक ही है लेकिन 3 लोग उसको 3 तरह से कहते हैं। वो मुझे थिएटर में मिलता है और मुझे बड़ी अच्छी फॉर्चुनेट रहा मैं इस मामले में कि मैंने थिएटर जानबूझ के उस दौर में नहीं किया था जब मैं बम्बई में आया था, क्योंकि मुझे मालूम था मैं भागता दौड़ता रहूँ। लेकिन जब एक फेज आ गया, जब मेरी बेसिक जरूरतें पूरी हो गई, घर वर बाकी सारी चीजें आपकी सेट हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर आपको लगता है कि आप वो काम करना चाहिए जो आपके मन का है। तो थिएटर में फिर मैं फुल टाइम तकरीबन 2002 से लेके आज तक फॉर 8-9 ईयर्स आई वाज कंप्लीटली। बीच में गुरु जैसे प्रोजेक्ट में एडवाइजर हो गया या अदर में हो गया, वो तो छोटा मोटा चलता रहता है जिसको चाहिए। लेकिन फुल टाइम ऑन सेट इन्वॉल्वमेंट मेरा कम होता गया।
प्रेमचंद की आखिरी सीरीज गुलजार साहब के साथ 2004 में डायरेक्ट की थी। उसके बाद फिर अभी मरियम खान में आई वाज द क्रिएटिव डायरेक्टर, वापस एक प्रोजेक्ट में दोस्त घसीट के ले आए, उसको ओवरसी किया था क्रिएटिवली। मगर थिएटर में मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपनी तरह से कंटेंट को डिवाइस करता हूँ, उन विषयों के बारे में नाटक करता हूँ जो मुझे लगता है करने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और आसपास के लिए। मैं कोई ज्ञान देने में विश्वास नहीं करता थिएटर में। थिएटर का पहला जो मुझे सबसे जरूरी काम है वो आपको एंटरटेन करना चाहिए। और एंटरटेनमेंट का मेरा अपना जो परिभाषा तो नहीं कहना चाहिए, मेरी जो अपनी सोच है कि मनोरंजन मेरे लिए क्या है। मनोरंजन मेरे लिए हर वो चीज है जो मुझे मानसिक रूप से अपने साथ जोड़ ले। अगर कोई भी चीज मुझे मेंटली एंगेज कर सकती है तो मुझे एंटरटेन करती है। मेंटली एंगेज किस सेंस में कि अगर आपको लगता है कि ये इशू जिस तरह बात हो रही है आपको मेंटली एंगेज कर रहा है, तो आपको न्यूज भी एंगेज कर सकती है। कई बार इस तरह से समाचार आते हैं कि आप उसमें एंगेज हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज आपको एंगेज कर लेती है। एंटरटेनमेंट आपको, कॉमेडी आप देखते हैं, आप बैठे देखते रह जाते हैं, उसमें आपको बहुत बुरी तरह से पकड़ गया। मुझे, जैसे आप लोगों को थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन मुझे गोविंदा को देखना बहुत मजा देता था ऑन स्क्रीन। तो मुझे वो बड़ा थिएट्रिकल सा लगता था। मुझे उसको देख के अपने थिएटर के बहुत सारे एक्टर्स की हरकतें याद आती थी। मुझे लगता था कि ये लोग स्टेज पर लोग एब्सर्ड मानते थे रघु भैया, और ये सब जो करते थे हरकतें, अब ये हीरो यहाँ कर रहा है और आप वो उसको देखते थे। तो वो एक वक्ती तौर का एंगेजमेंट कह लें या वो, लेकिन माइंड आपका जो है वो स्टिमुलेटेड होना चाहिए। और आज के दौर में इसमें भी जब मैं घर पर बैठा हूँ तो मैं पुराने मैचेस देख रहा हूँ, मैं पुरानी कहानियां पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सारा लिटरेचर नया, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के टेलीविजन शो ये जो बना रहे हैं हमारे सारे दोस्त, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं नेटफ्लिक्स पर। खासतौर से जो इंडियन कंटेंट आ रहा है वो मुझे पता नहीं क्यों लगता है, मैं बहुत ही उस समय भी नहीं पढ़ता था, मुझे लगता है ये मनोहर कहानियां का एक्सटेंशन है स्क्रीन पर। अगर आप लोगों को याद हो मनोहर कहानियां में जिस तरह की कहानियां आती थी, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखता हूँ जब अभी चर्चा होती है, देखिए कमाल का उन्होंने बनाया। अब सब मेरे दोस्त हैं, इसमें कोई जो लोग बना रहे हैं जिनकी तारीफ होती है, जो आज हमारे लीडिंग लाइट्स माने जाते हैं, मगर एस्थेटिकली मुझे उनसे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता देखकर, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता देखकर। मुझे एक्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, मगर वो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टर मैं स्टेज पर उन लोगों को देख चुका हूँ। अब मैं, इरफान मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इरफान को मैंने स्टेज पर देखा है, पीयूष को मैंने स्टेज पर देखा है, मैंने पंकज भाई को स्टेज पर देखा है और उनके शबाब में देखा है। नसीर भाई को स्टेज पर आज भी देखता हूँ, उनके साथ काम भी करता हूँ। सो आई एम सेइंग व्हेन यू सी दोस क्वालिटी ऑफ परफॉर्मर्स, और हमारे यहाँ जाहिर है कि एक एक चीज को लेकर, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ, मैं एस्थेटिक्स हैव गॉन डाउन। जो पूरा सौंदर्य बोध है, जो हमारा सौंदर्य शास्त्र है, वो पूरा नीचे चला गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं, जैसे रियलिज्म के नाम पर हम गालियों को आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, रियलिज्म में तो आसपास और भी बहुत, जैसे आप 5 चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं, आप कम गालियां भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक फ्लेवर देना होता है। बैंडिट क्वीन में तो हर तीसरा सेंटेंस गाली से होना चाहिए था, लेकिन बैंडिट क्वीन में एक माहौल पूरा बनाकर उसमें गालियां आई थी, और उसका अपना एक, जिसे कहना चाहिए, उसमें भी एक चॉइस थी, उसमें भी सिलेक्शन था। तो मेरा कहना ये है कि जब आप दूसरी चीजें चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कंटेंट भी थोड़ा सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ये आज मुझे, अब मैंने रिफ्लेक्ट एंड लुक बैक, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो भी कॉर्पोरेट्स आते हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हमारी चीजें मजबूत पक्की हो, बल्कि वो एक डेलिब्रेट, मुझे अब डिजाइन इसमें नजर आता है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे हमारे क्लासिकल आर्ट्स की बात नहीं होती, हमारा क्लासिकल म्यूजिक हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो, हमारी अपनी जो नेटिव कल्चर है उसकी बात नहीं होती। अब नेटिव कल्चर के नाम पर कुछ दूसरी चीजों को प्रश्रय दे रहे। आप कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है इस वक्त, पहले मुझे याद है लखनऊ महोत्सव होता था, तो उसमें बिरजू महाराज जी आएंगे, बिस्मिल्लाह खान साहब आएंगे, कोई फिल्म का आके आइटम सॉन्ग वाला वहां पर नहीं करता था कल्चर के नाम पर। आज आप
जितने महोत्सव देखिए उसमें 2 तो फिल्म के लोग चाहिए उनको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कल्चर की जो अच्छी चीजें थी मेरे देखते देखते खत्म हो हुई है, और हमारी जनरेशन प्रॉब्ली आखिरी है जिसने वो सारी चीजें देखी, अप्रिशिएट की और अब उनको खत्म होते देख रही है। यानी आधे आधे घंटे का मैं देखता हूँ क्लासिकल कॉन्सर्ट्स को, या मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि राशिद खान साहब जैसा सिंगर आधे घंटे गा रहा है, कौशिकी आधे घंटे गा रहे हैं, जबकि भीमसेन जोशी जी अब से 4-4 घंटे 3-3 घंटे का उनका कॉन्सर्ट होता था और लोग धैर्य से बैठ के सुनते थे। मॉडल स्कूल में देखा बहुत है ना, हम लोग जाते थे वो जो जाते फेस्टिवल होता था, हॉस्टल से उठ के रात में कभी रात बैठते थे, या वो मुशायरा सुनने चले जाते थे, मोदी का उसमें फिक्की में होता था। तो ये, या अपना तो अवतार आपको याद ही है, हम लोग खाना खा के वाया कमानी इसलिए जाते थे कि देखें आज कौन गा रहा है, कौन परफॉर्म कर रहा है, तो कुमार गंधर्व हुए तो जाके आधा घंटा 45 मिनट सुनते थे, बैठ गए, खड़े हो गए, जहां भी घुसते थे डांट खाते थे, गालियां खाते थे, लेकिन बैठ के सुन के आते थे। और वो लंच डिनर के बाद वो 9:15 9:30 से लेके वो पीक होता था उनके कॉन्सर्ट्स का, 10:30 बजे खत्म हो रहे होते थे, 10 बजे खत्म होते थे। तो आखिरी आधे घंटे का हम लोगों को जो झाग वाला था वो सब हम देखते थे जाके। अगर आपको याद है तो हम लोगों का वो एक रूटीन था कि कमानी होते हुए उधर से गुजर गए, हाउसफुल का बोर्ड लगा, देखा आज कोई इंग्लिश प्ले हो रहा है, सोचिए। तो जब उस संस्कार और वो कल्चर जब था, आज आई डोंट नो कितने ऑप्शन हैं ऐसे हमारे पास। दिल्ली में तो होता होगा, बिकॉज दिल्ली में एक कल्चर तहजीब ऑडियंस बनी, मगर छोटे शहरों में खत्म हो गई जहां से हम सब पढ़े बढ़े थे। सो मैं कमिंग बैक टू बिहाइंड द सीन्स की जो मैं बात करूं, तो आज जब आप कहानियां चुनते हैं तो आप कहानियां चुनते हैं कि उसमें स्लीज कितना आ सकता है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चूंकि सेंसर नहीं है तो आपको ऐसी कहानियां बनाने की इजाजत है जिसमें आप दूसरी तरह की बातें डाल सकते हैं। मगर दूसरी बातों के अंदर कहानी कितनी गहरी बन जा रही है, वो थोड़ा मुझे मुद्दा कम लगने लगा। और इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा वेब के लिए प्लान कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, जैन दादा जानते हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं, मगर ये कि लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नाटक का ऐसा है कि अब जब 100-200 लोग एक साथ जमा होने की इजाजत मिलेगी तभी हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग्स प्ले की हैं, मगर मैं आई डोंट थिंक उसको दिखाने में कोई मजा है, इसलिए कि जो चीज लाइव हम बरतते हैं, देखते हैं, एग्जैक्टली उस थिएटर का जो एक लाइव वायर एक्सपीरियंस है, उसका जो आनंद है, उसका जो मजा है, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलता। आप ऑनलाइन देख लीजिए, बीबीसी, दुनिया भर की रिकॉर्डिंग है, बड़े बड़े एक्टर्स, लेकिन बड़े एक्टर्स का काम नहीं है अनफॉर्चुनेटली उस पर। सो कमिंग बैक टू दिस, बड़ा अच्छा लगा अवतार हैं हमारे साथ, बहुत दिनों बाद आमने सामने हुए हम लोग इस तरह से। रवि भाई है, युवराज भाई थे, और कुछ आपको लगता है मैडम जिन्होंने आपने हम सबको जमावड़ा जमा किया? सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहूंगी सर कि आपने आने के लिए हमको स्वीकृति दी। और वाकई में आपको सुनना, मतलब मेरे लिए अभी ये जो पिछले कुछ दिनों की यात्रा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुनने में जो आनंद आ रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। आपने तो लोगों के 40, मगर गीतांजलि आप ये जरूर कीजिएगा कि इन सब की जो रिकॉर्डिंग्स हैं जी, उसको ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, वो उस पे, और ट्रांसक्राइब जब हो जाए तो एक बार उन सबको भेज दीजिएगा कि ये है, ताकि उसको एडिट करके उसको ठीक करके फिर आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन जाए। ये बहुत अच्छा आइडिया सलीम दे रहे हो तुम। हाँ, ये नहीं बहुत होगा, अच्छी बात कर रहे हो। इसमें से ये नहीं है कि हम सब ने जो बातें कही वो सब रखिए, लेकिन हम सबको अगर आप ये दोबारा प्रिंट में भेज देंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि इन एरियाज को और एक्सपेंड कर लो, इनको छोटा कर लो, तो आपके बहाने कम से कम। हुआ क्या है कि ऐसे बहुत से लोग, जैसे मैं उस दिन रंजीत भाई को सुन रहा था, अब रंजीत कपूर साहब को उस तरह से सुनने का मौका नहीं मिला बहुत सालों से, बातें बहुत हुई हैं, अलग अलग विषयों पर बातें हुई, लेकिन रंजीत भाई की अपनी यात्रा। अब रंजीत कपूर, मेरा अपना मानना है कि हमारे हिंदी थिएटर के प्रॉब्ली सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टर मैं उन्हें इसलिए मानता हूँ क्योंकि हिंदी को, मेन स्ट्रीम को, मुख्य धारा का थिएटर हिंदी में जितने मजे लेकर और जितनी अच्छी तरह से रंजीत भाई ने किया किसी ने, और जो
दर्शक बनाया उन्होंने। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में आंखों देखी बात है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच था एंड रंजीत भाई का नाटक था 4 बजे श्री राम सेंटर में। रंजीत भाई का नाटक फुल था, लोग बाहर खड़े थे अंदर जाने। मैं भी विटनेस हूं उसका। हाँ, या मैं इसलिए कह रहा हूँ रंजीत भाई की बहुत इज्जत इसलिए है कि उन्होंने हमेशा कोशिश ये की कि आम दर्शक नाटक से जुड़े और नाटक का उससे ज्यादा मजा लेकर आए जितना वो फिल्म में लेता है। जी, मेरी आज मगर सुबह बात हुई जी। हाँ, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे क्रिटिक्स को कभी अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की समस्या ये है कि अगर बहुत पॉपुलर हो तो लोगों को उसमें खोट नजर आता है। मतलब क्रिटिक है कहाँ, रिपोर्टर है। हाँ नहीं, मैं वो सही कह रहा हूँ, लेकिन जो भी है अभी मुझे याद है, मेरा एक नाटक है खराशे, उसके दिल्ली में शो हुआ जब भारंगम में, तो जाहिर है भीड़ बहुत हो गई क्योंकि उसमें अतुल कुलकर्णी थे, यशपाल थे, ना अनूप सोनी, ये सब लोग थे। तो वहां पर उसपे 400 लोग बाहर नारे लगा के चले गए, उनको कमानी में जगह नहीं मिली। तो उसका एक रिव्यू एक साहब ने लिखा कि हाँ भाई, आम जनता तो फिल्मी चेहरों को देखकर खुश हो जाती। तो मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा आम दर्शक जो टिकट लेके आता है उसको ये चॉइस नहीं है क्या कि वो खुश हो? बिल्कुल। आप तो फ्री में आए हैं पास लेकर, जो बेचारा 200 रुपए का टिकट खरीद के आया है नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल को देखने, उसको अगर लग रहा है उसको उसके टिकट की वैल्यू मिल रही है, तो हम और आप कौन होते हैं कि डिसाइड करने वाले ये सही है या गलत है, या ये तो काम ऐसा नहीं है। और सो आई एम सेइंग, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि रंजीत भाई के बारे में चर्चा मैं इसलिए खास तौर पर कर रहा हूँ कि उस वजह से अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ हिंदी का थिएटर कभी मुख्य धारा का बन नहीं पाया, क्योंकि हमने कभी उन जैसे लोगों को बहुत अच्छा वो रिस्पांस नहीं दिया ऑफिशियली जो उनको मिलना चाहिए। हमने हमेशा कविताओं वाली एस्थेटिक्स को नाटक पर थोपने की कोशिश, यानी नाटक की हमने चर्चा और नाटक की जो भी हमने एनालिसिस की है वो पोएट्री के पॉइंट से की है, भाषा को लेकर, परफॉर्मेंसेस को लेकर। तो वो, जबकि गुजराती, मराठी और कुछ हद तक बंगाली, इन सब में मुख्य धारा का थिएटर है, हिंदी में मुख्य धारा का थिएटर नहीं है। और जो हमारा सरकारी ऑफिशियल थिएटर पेट्रोनाइज्ड है, चाहे वो रिपोर्टरी कम रंगमंडल के नाटक हो या स्कूल के नाटक हो, तो उनमें हमेशा कोशिश ये होती है कि कुछ प्रबुद्ध बात की जाए। ये जो प्रबुद्ध बनने का जो एक मोह है निर्देशक का, और वो प्रबुद्धता जो है वो हम सबको ले डूबी। और प्रबुद्धता हर बार, हर शाम आदमी जो बेचारा, मैं यही लोगों से कहता था यार, जो औरत घर में खुद परेशान, वो शाम को आके अपनी परेशानी मंच पर देख के थोड़ी ना आई है भाई, उसको थोड़ी देर के लिए तो राहत दे दो। हर चीज को आप मतलब स्ट्रेस, माइंड पर स्ट्रेस क्रिएट करना तो आर्ट का काम नहीं है ना। आर्ट का काम माइंड को रिलैक्स करना भी तो है। प्रश्न खड़ा करना हमारा काम हो सकता है, हम कला प्रश्न खड़े करते हैं, मगर कला उत्तर भले ना दे पाए प्रश्नों के, कला आपको कहीं ना कहीं एक ठहराव, एक मनन, चिंतन भी देती है, तो थोड़ी राहत भी तो देती है। आपको अच्छी पेंटिंग देखकर आपकी आंखों को सुकून तो मिलता है, आपके मन में एक ठहराव तो आता है, एक शांति की फीलिंग तो आती है, एक सुकून तो मिलता है आपको। तो ये जो कला का सुकून देने वाला पक्ष है, ये हमारे थिएटर में पता नहीं क्यों मिस हो जाता है। थिएटर में लोगों को हमेशा लगता नहीं यार कुछ बात, और मैंने ये बात इस तरह कहने की कोशिश की और मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, और मैं शेक्सपियर से एग्री नहीं करता इसलिए मैंने उसकी 4 लाइनें ऐसे कर दी। तो ये जो एक मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ थिएटर में, मुझे उससे बड़ी, थिएटर में आइडियल पोजीशन मैं मानता हूँ बतौर निर्देशक, और सारे थिएटर के लोग हैं हमारे, कि जहां थिएटर में डायरेक्टर नजर ना आए, वो आदर्श स्थिति है निर्देशक की नाटक की। अगर आपका सेट इतना ओवर पावरिंग है कि आपका ध्यान सेट पर जा रहा है, अगर आपका अभिनय इतना कमजोर है कि आपको नाटक कमजोर लगने लगे, तो उस नाटक की क्या, कथ्य अच्छा है, अभिनेता अच्छा है, आपकी बात दर्शक तक पहुंच रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
फिर उसमें लाइटिंग, ये सब ऐड ऑन करते हैं, वैल्यू एडिशन के। मगर अच्छा निर्देशक वो है जो एक पुल का काम करे दर्शक और कथ्य के बीच, और उसको सहारा देने के लिए उसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है एक्टर। अगर अभिनय पक्ष आपका सुदृढ़ हो तो आपकी 80% समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, सेट्स की, लाइट्स की, कॉस्ट्यूम्स। और उस्तादी दिखाना चाहें तो हम सब 200-400 लाइटें दे दीजिए, हम सब बहुत उस्तादी दिखा के पूरा एक शो आपको आधे घंटे का बिना एक्टर के लाइट के साथ करके दिखा सकते हैं, साउंड के साथ दिखा सकते हैं। मगर वो क्या है, वो तो शो ऑफ है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल से दिल जोड़ने वाली, जहां आपका कच्छ सीधा दर्शक तक जुड़ता है। मुझे आज भी वो मोमेंट्स याद हैं, अवतार को याद होगा, लीला सैमसन का आकर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में वो बारिश का मोमेंट क्रिएट करना सर्कुलेशन यूनिट में, जहाँ वो बाहर निकली थी, हमें लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में, मुझे आज भी याद है। तो बाहर निकली, रीता जी से कहा आप कुछ गाइए, रीता जी ने बारिश का गीत गाना शुरू किया, और वो उन्होंने एक हाफ स्टेप बाहर निकाला और अपने चेहरे और आंख और शरीर पर बारिश की पहली बूंदें महसूस की, झिझक के वो पीछे गई, और उसके बाद बाहर निकल के आई और पूरे बारिश का खुल के मजा लिया और उसमें डांस किया। तो वो जो एक मोमेंट क्रिएट किया उन्होंने, आप उस मोमेंट में दुनिया की कोई लाइटिंग, कोई सेट डिजाइन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभिनेता ने कर दिया। सर्कुलेशन यूनिट में आपके सामने बारिश क्रिएट कर दी, इससे बड़ा बल क्या हो सकता है अभिनेता? और वो जंगल में ड्राइंग रूम क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम सेइंग इस बात को समझने की भी, और मुझे जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा कि टेलीविजन और फिल्म में काम करने से मेरी थिएटर की समझ बढ़ी, और उससे मैंने बहुत सी ऐसी चीजें फिल्म और टेलीविजन की थिएटर में इस्तेमाल की, और थिएटर की चीजें फिल्म और टेलीविजन में इस्तेमाल की, कि मेरे दोनों चीजें बड़ी एक तरह से क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग भी रही और इंटरेस्टिंग भी रही। और आज भी जब मैं प्ले करता हूँ तो पहला ख्याल मैं बतौर डायरेक्टर दर्शक बनकर नाटक को देखता हूँ। तो अगर मेरा कंप्लीटली मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं होता कि मुझे ये ऐसे करना है या ऐसे करना है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्चुनेट बंद हो गया। हाँ, वो उनका हाथ लग गया सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। माइक के ऊपर। अरे मुंह का विनय तो नहीं कर रहे हो? बाय 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 बाय। सर अभी तो बोलिए, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अब क्या बोलूं? सर अब बात कर लीजिए। नहीं, अब आप लोग सवाल करो। जी जी सवाल करो, आपके मन में कोई सवाल हो? सवाल है तो मैं सुनना था, यू को के टांग खिंचाई करो। वो भी जायज है, वो भी जायज है। बहुत दिन हो गए मुझे किससे मैं बात, हाँ शिव कुमार शर्मा से कभी कभी बात हो जाती है। वाह क्या बात है। तो उससे सिवाय टांग खिंचाई के कुछ नहीं करता वो, तो वो बड़ा मजा आता है। हमारी क्लास में था तो कमाल क्लास थी वो। बहुत ही कमाल का हमारा बैच था, मतलब लड़ते मरते मगर काम के वक्त में सब एक। काम और वो जो काम कर, और हमारा, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, अवतार है सामने, जितना अच्छा प्रोडक्शन डायरेक्शन का बैच हमारा था, बहुत दिनों बाद या उसके बाद भी उतने लोग एक साथ कभी जमा नहीं जमा। अवतार, बसवा लिंगैया, पद्मश्री जोसलकर, राममूर्ति बेचारे नहीं रहे, लेकिन अब अगर देखता हूँ मैं तो हम सब ने प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे किए थे और बड़ा मजा आया था। और सारे ऐसे तो, और आज जब देखते हैं अवतार को या बसवा को या पद्मश्री को तो बहुत अच्छा लगता है। अफसर था तो एक्टिंग में, लेकिन अफसर करता रहा है काम रेगुलर। तो इन सब ने रेगुलर काम किया, थिएटर में भी अपनी जगह बनाई, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। क्योंकि दूसरी अच्छी बात ये कि सब ने अपनी अपनी सोशल लाइव्स भी ठीक रखी, पर्सनल लाइव्स भी ठीक ही रही, तो वो फॉर्चुनेटली हमारे बैच के साथ बड़ा अच्छा एक बैलेंस रहा है। एक्टर्स में जाहिर है हर तरह के लोग आते थे,
हमारे बैच के लेकिन सरप्राइजिंगली 4 साथी नहीं है इस वक्त। मतलब प्रगति, अकबर, राममूर्ति एंड अपना एंड वो कुलकर्णी अपना किरण कुलकर्णी, किरण कुलकर्णी, ये 4 लोग नहीं है। तो वो बहुत जल्दी चले गए सब अलग अलग कारणों से। अगर ये के महावीर भुल्लर से कभी कभी बात हो जाती है। वो बाबा जी है, बाबा जी बाबा जी वेरी गुड, अमला से होती रहती बात। शी इज डन वेरी वेल इन एजुकेशन सेक्टर में, बहुत काम किया उसने। तो वो अच्छा लगता है हमारे बैच और हमारे आसपास वाले भी। मगर ये कि जैसे हिमानी जी से कभी बात हो जाती है या जैसे, वो हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हमने वो सारा ट्रांजिशन का फेज देख लिया। हमारे 10 साल बाद वाले लोगों ने वो चीजें शायद उस तरह से देखी नहीं। जैसे रिपोर्टरी का अच्छा काम हम लोगों ने देख लिया। रिपोर्टरी में दोबारा उस पाए के कलाकार दोबारा कभी जमा नहीं हुए रिपोर्टरी में, जिस पाए के तब थे जब हम सब स्टूडेंट थे। वेरी वेल सर। हाँ रवि भाई, आपको याद होगा, बिल्कुल सही। मैं आज भी यानी जब याद करता हूँ बेगम का तकिया के क्राउड सीन, जो सलकर भाई को, पंकज भाई उसमें एक साइलेंट रोल करते थे। अगर आपको याद हो, एक गांव का जो एक मेंटली रिटार्डेड लड़के का रोल करते थे, वो आके क्राउड में बैठ के चले जाते थे। हाँ, या अन्नू भाई महाभोज में अन्नू भाई के, या रघु भैया आप भी थे। अब नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक एंट्री ये सब जूनियर आर्टिस्ट थे उसमें। हाँ, जूनियर आर्टिस्ट वाले काम कर रहे। मतलब रघु भैया वो जो 80 साल के बुढ़े के लिए खड़े होते थे लाठी पकड़ के, अरे वाह, मुझे याद है। तो मुझे मतलब हमको टाइम लगता था जानने में कि ये यार रघु भैया हैं, ये मतलब इतना पहचानने में टाइम लगता था। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं कैमियोज इसलिए याद करता हूँ कि ये वो रोल हैं जिनको इन लोगों की वजह से हम याद करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप वो रोल की बात भी ना करें शायद, लेकिन आप जब मुझे याद है कि 3 नाटक हुए एक साथ। बेगम का तकिया हुआ, मुख्यमंत्री हुआ और सैया भाई कोतवाल हुआ। अब तीनों में जो सलकर 3 दिन बिल्कुल अलग अलग थे। करेक्ट। आपको थोड़ा टाइम लगता था कि यार ये वही एक्टर है। अच्छा, मैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि विजय कश्यप एक में है, दूसरे में है, तीनों में अलग अलग है। रघुवीर यादव तीनों में अलग अलग है। वो सबरंग कौन है यार? ये तो रघुवीर यादव है। अच्छा, सबरंग मैंने चलो फिर अगले दिन देखा तो वो मुख्यमंत्री में कुछ और बने, पेट लगाए हुए एक पॉलिटिशियन। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी और ये जो एबिलिटी थी कि छोटे रोल को इम्पोर्टेंट बना के प्रेजेंट करना, ये इन सब एक्टर्स में बहुत बड़ा गुण था। और यही वजह है कि आपको उन सारे नाटकों की एक एक चीज आपको याद है। मुझे याद है हम जाके खड़े होते थे तो बापू हमको डांट देते थे, अपने गांधी जी महाभोज के टाइम में। गांधी जी बापू भी उनको बोलते थे। तुम्हें याद है ओपन एयर थिएटर में बाहर देखते थे और तुम लोग फिर आ गए हैं क्या है? बापू देख लेते। तो तीसरी बेल तक खड़ा करते थे ना, मतलब ऐसे दूर दूर भगाते थे। तीसरी बेल के बाद वो कहते जा पीछे बैठ जा। तो जाके फिर हम लोग सीढ़ी में कहीं जगह ढूंढ के में शोज देखते थे। तो ये, या मुझे याद है मनोहर भाई टिकट फाड़ एक बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, अवतार आपको याद होगा, रेपर्टरी के नाटक थे, हम सब लोग गए थे देखने। तो वहां गेट पर खड़े हुए सैया भाई कोतवाल के टिकट मनोहर सिंह फाड़ रहे थे। आप सोच नहीं सकते आज, यानी मनोहर सिंह जिनको देख के हम लोग वो चाय की दुकान से दाएं-बाएं हो जाते थे। मनोहर भाई उधर से चल के आ रहे होते थे, छिप जाते थे। हम लोग इधर लेफ्ट राइट हो जाते थे कि यार मनोहर भाई आ रहे हैं, तो इनकी निगाह में सेम थिंग। इधर छुप जाओ, उधर छुप जाओ। याद होगा वो मनोहर सिंह दरवाजे पे खड़े हुए, अकेले आए हो? टिकट फाड़ के अंदर भेजते थे।
नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं यार। नहीं मैं वो चीजें अवतार आज भी गई नहीं, वो नॉस्टैल्जिया नहीं, वो मेरी बड़ी अच्छी यादों का हिस्सा है कि नहीं मतलब मैं इन लोगों को जब देखता हूँ सुखद यादें हैं। बहुत सुखद। विजय कश्यप भाई एक नाटक में टॉर्च लिए सबको बिठा रहे थे, तो मैं यही देखता था यार कि ये तो अभी कल स्टेज पर थे, आज ये यहाँ पे, और वो उतने ही कमिटेड तरीके से वो काम भी करने, ऐसा नहीं कि हाँ, वो हलीमी उनकी जो है ना, डाउन टू अर्थ। हाँ, लेकिन सर आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। ना 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 ना। हाँ, आजकल हम सब करप्ट हो गए हैं। मतलब करप्शन जो है, करप्शन सिर्फ पैसे का नहीं होता है, आदतों का भी होता है। जी जी, आदतों का भी होता है। तो वो सारे हमारे रंगकर्मी जो हैं वो करप्ट हो चुके हैं। मैं उसकी बहुत मोटी मोटी मिसालें देता हूँ कि राइटर को बताते नहीं उनका नाटक करने, लेकिन नाटक कर लेते हैं। रंजीश कपूर सर ने ये बात बहुत जोरदार तरीके से कही थी। दूसरा ये कि राइटर का स्क्रिप्ट मिल गया, परमिशन नहीं देगा तो नाम बदल के कर लिया। रंजीत भाई के साथ ऐसा भी हुआ। तीसरा काम जो करता है वो रंगकर्मी वो ये करता है कि राइटर को 500 रुपए देते हुए भी उसे बुरा लगता है, लेकिन वो जो थिएटर की सफाई वाला है उसको 500 रुपए दे देता है, जिसके आधार पर वो पूरा अपना नाटक खड़ा कर रहा है। सलीम, मेरे नाटक में तो अभी जो मैंने किया उसमें अशोक मिश्रा का नाम ही निकाल दिया और SWA में अपने नाम से रजिस्टर कर दिया। अरे बाप रे, ये तो मतलब मैं आपको अभी की घटना बता रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता रवि जी। नहीं, मैं तो नाम लेता हूँ ना सर। सलीम, अभी क्या है, अभी थिएटर वाले कुछ लोग चिंदी चोर हो गए हैं, तो हाँ नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कर नहीं पाते हैं। नहीं, ये भी है अवतार। दूसरी चीज क्या है, मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं बम्बई में नाम नहीं लूंगा, बहुत सालों से थिएटर कर रहे हो लोग, वो कहते हैं जी हमें तो नाटक से एक पैसा नहीं मिला, राइटर को रॉयल्टी नहीं देते, स्पॉन्सर्ड शोज करते हैं, हमें पता हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन देते नहीं, राइटर को देना नहीं चाहते, मन में खोट है। और फिर जब सोशली रेलेवेंट नाटक करते हैं मंच पर खड़े होकर, मुझे उनके सोशल रेलेवेंस के पूरे स्टैंड पर जी चाहता थोक के आ जाऊं। आप समाज बदलने की बातें कर रहे हो, है नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आप समाज को बदलने की बातें मन से कर रहे हो, अपने अंदर बदलाव ला ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या मतलब? यानी अगर आप हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, तो ये इसलिए हिंदी थिएटर का भला नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जिस आधार पर पूरा रंगकर्म चलता है, लिखत, उसको हमने सबसे गौण और सबसे निकृष्ट मान लिया, क्योंकि डायरेक्टर को लगता है क्या हुआ सर का नेटवर्क साथ छोड़ गया, क्योंकि उनकी वीडियो रुक गई थी ना। अच्छा, नहीं आ गए नहीं उनकी वीडियो अभी भी रुकी है, वीडियो नहीं दिख रही है। वीडियो रुक गई मेरी? जी सर। हाँ, आप बोलते रही, आवाज आ रही है। थिएट्रिकल हो जाओ अभी स्टॉप। अभी मुझे तो नजर आ रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब चल रहा है। नहीं, हम लोग को नहीं नजर आ रहा, हमको नहीं नजर आ रहा। या तो सर कुछ हाथ लग गया आपका हाथ लग गया, इसका मतलब कुछ। हाँ, नीचे वीडियो आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बता रहा है आस्क टू स्टार्ट वीडियो। वीडियो ऑफ बता रहा है जी। कोई ना, लेकिन सुन के अच्छा लगा। हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। मेरे लिए तो ये खजाने से कम नहीं है, ये लॉकडाउन में मैंने बाकी बड़ी कमाल की है ना। बहुत बढ़िया कलेक्शन है गीतांजलि जी सर। इसको संवार के रखिए, अभी एक किताब निकालेगी बाद में। जी हाँ, बिल्कुल निकालूंगी बाद में, किताब एक निकलेगी। भाई एक किताब निकालेगी सबसे बाद में इसकी। वसंत भाई बड़े देर बाद बोलते हैं आप। अरे सर, इतने बड़े बड़े लोग बोलने वाले हैं, हम कहाँ लगते हैं? अजी क्या बात करते हैं। ये आपका मत कहिए, ये ऐसा मत कहिए।
हाँ, लेकिन इसमें एक और मैंने जो अपने से अनुभव यदि मैं कहूँगी कि सहजता और बड़प्पन वाली जो स्थिति मैं कई बार सोचती थी कि क्या ऐसा होता है कि कोई बड़ा है लेकिन सहज है, वो मैंने अनुभव करा है। जिन लोगों से मैं बात करती हूँ या जैसे रवि सर से जितनी सामान्य बात करती हूँ, जबकि रवि सर को फोन लगाने के पहले मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम लकी हो, तुमको सब साधारण लोग मिल गए। नहीं सर, आप बहुत खास यहाँ है। बॉम्बे में असाधारण लोगों की कमी नहीं है। इसलिए मैंने बॉम्बे वालों को फोन नहीं करा, मैंने उन लोगों को फोन किया जो जमीन से जुड़े हैं, जमीनी लोगों को फोन किया। सर सच में आप लोगों का सबका थैंक यू। मुझे विजय सर कुछ कह रहे क्या? जैसे गीतांजलि तुमने कहा ना कि बड़े लोग सहज होते हैं, जी। सहज लोग बड़े बनते हैं, जैसे हम और तुम बड़े बनने वाले। नहीं सर, बड़े छोटे का तो नहीं पता। मैंने आज राहुल रस्तोगी सर से करीब पौना घंटा बात करी और यही सब बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों कर रही हो? तो मैंने कहा सर मैं नहीं जानती कि मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि घर में बैठ के खाली रहती और उल्टा सीधा कुछ भी देखती, क्योंकि मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है, तो मुझे लगा कि कुछ करते रहना चाहिए, इसलिए मैंने करा। ये और सर ने सार्थक पहल पूछा है। ये क्यों कर रही हो? किसने पूछा? नहीं, राहुल रस्तोगी सर ने कहा कि इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो मैंने उनको ये बताया था। नहीं, ये सार्थक मामला है, सार्थक पहल है। मैंने कहा सर वो अच्छा। टीआरपी वाला मामला नहीं है मेरे पास। मुझे तो पता नहीं कि आप लोगों को सुनना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तिलिस्म था जो खुल रहा है धीरे धीरे, और मैं उसकी मालकिन बन रही हूँ बहुत सारी बातों की। ऐसा है, टीआरपी भी हो तो भी बुरी नहीं है। कोई किसी को सुनना, मैं अवतार को कभी मैंने सुना नहीं। अगर मैं दादा को सुनता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा, क्योंकि हम ऐसे नहीं सुन पाते एक दूसरे को। अरे और हम ही नहीं सुन रहे, हमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग तक ये बात पहुंच रही है। रंजित ये कपूर बहुत बड़ी बात हो रही है। जो अगर जो नहीं जानते हैं उनको छोड़ दो, जो जानते हैं उन पे बात करते हैं। जी रंजित कपूर ये साहब दादा ने का, बिल्कुल सही कहा। जी रंजित कपूर साहब का जो इंटरव्यू है वो बहुत लोगों ने पसंद किया कि आज से पहले उनको इस तरह से कभी नहीं हमने देखा है या ऐसा बोलते नहीं सुना। चलिए सर, वीडियो कटने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मिलते रहेंगे और इसी तरह से। ऑल द बेस्ट। जी ओके सर, थैंक यू अवतार, थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी सर कोई नहीं, आपको वीडियो वैसे भी कटने वाली है, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सलीम सर की तरफ से सब